everyone, so guys, welcome to my YouTube channel Vs Medical Classes. So friends, today we are going to learning about the pathology of the PIVD. Okay friends, so guys, this is the second part of our PIVD series. So आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो PIVD होता है बेसिकली उसकी पैथोलॉजी क्या है. ओके फ्रेंड्स, सो आइए दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस डिजनरेशन. मीन्स जो पैथोलॉजी है वो किस तरीके से होती है बेसिकली, मीन्स जो PIVD है वो कैसे होती है. तो इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो हमारी डिस्क होती है बेसिकली, जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था, उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स पड़ता है. तो जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो हमेशा एक पॉजिटिव प्रेशर में रहती है. ठीक, तो अब उसके ऊपर क्या होता है, हमेशा एक प्रेशर पड़ता रहता है. तो किसी इंजरी की वजह से या फिर एज रिलेटेड कुछ चेंजेस होते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है बेसिकली उसके अंदर डीजनरेशन होने लगता है. तो डीजनरेशन की वजह से क्या होता है कि वो डिस्क बाहर की तरफ निकलने लगती है, प्रोट्रूड होने लगती है और एक्सट्रूड होने लगती है. तो इस कंडीशन को हम बेसिकली PIVD कहते हैं. तो इसकी पैथोलॉजी में हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये जो डिस्क मैंने बोला कि बाहर की तरफ निकलने लगती है, तो इसके क्या क्या स्टेप होते हैं. और गाइज यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो PIVD है, ये जो PIVD की जो पैथोलॉजी मैं बता रहा हूँ कि डिस्क बाहर की तरफ निकल जाती है, ये कोई वन टाइम फिनोमिना नहीं है. ऐसा नहीं है कि एक बार में ये डिस्क बाहर निकल जाती है. ओके, सो इसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं. लेकिन हालांकि ये बात भी है कि अगर इंजरी बहुत ही हाई वेलोसिटी से, मीन्स बहुत ज्यादा फोर्स की अगर इंजरी है, तो उस केस में एक ही टाइम में डिस्क प्रोलैप्स हो सकती है. लेकिन यदि चेंजेस धीरे धीरे आ रहे हैं, तो ये जो डिस्क का ये जो PIVD का जो फिनोमिना है, जो PIVD की जो पैथोलॉजी है, उसके अंदर काफी सारे चेंजेस होते हैं, उसके अंदर काफी सारी स्टेजेस होती हैं. ओके फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहली स्टेज हम देखते हैं, न्यूक्लियस डिजनरेशन. कि न्यूक्लियस डिजनरेशन क्या होता है बेसिकली. तो गाइज यहाँ पर सबसे पहला डायग्राम आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये वाला डायग्राम देखिए. सबसे पहले आप इसमें क्या हो रहा है गाइज, पहले मैं आपको यहाँ पर बेसिक एनाटॉमी बता देता हूँ. हालांकि मैंने फर्स्ट वीडियो में अपनी बेसिक एनाटॉमी अपलोड की हुई है. सो गाइज यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आने वाले हैं. ओके, सो देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये वर्टिब्रल बॉडी है, इसके बीच में हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, और इसके बीच में जो रेड कलर से मैंने बनाया बेसिकली न्यूक्लियस पल्पोसस का पार्ट है. ओके, हालांकि यहाँ पर ये अब डिजनरेट हो चुका है. ओके, और ये जो हमारा ब्लू कलर से डायग्राम है, ये वाला, ये साइड में आप देख रहे हो, ये हमारा एनुलस फाइब्रोसिस है. और ये जो ग्रीन कलर से जो लाइन देख रहे हो आप, ये हमारा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में ये शो किया गया है कि जो न्यूक्लियर डिजनरेशन वाला पार्ट है बेसिकली, ये वाला डायग्राम है वो इस पॉइंट के लिए है. तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, जो डिस्क का सेंटर वाला पार्ट होता है, उसका जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है बेसिकली, उसमें डीजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं. उसमें क्या होता है बेसिकली, डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो फ्रेगमेंट में टूट जाता है. अगर मैं इस न्यूक्लियस पल्पोसस को सिंपली बना के आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से डायग्राम होगा. ये हमारा एनुलस फाइब्रोसिस है, ये हमारा एनुलस फाइब्रोसिस है. ठीक है, अब इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस होता है बेसिकली. तो न्यूक्लियस पल्पोसस कंप्लीट इस तरीके से होता है, ये हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस है. ओके, तो यहाँ पर ये बिल्कुल इंटैक्ट है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस पल्पोसस जुड़ा हुआ है ये एनुलस फाइब्रोसिस से. लेकिन अब डीजनरेशन की वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस है, ये जो नॉर्मल न्यूक्लियस पल्पोसस है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूटने लगता है. तो इसको हम कहते हैं बेसिकली फ्रेगमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस पल्पोसस. अब ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूटने लगता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा एनुलस फाइब्रोसिस है, ये जो हमारा एनुलस फाइब्रोसिस है, तो इसके अंदर भी डीजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं. मीन्स ये भी हमारा वीक होने लगता है. सो गाइज ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज न्यूक्लियस डीजनरेशन की. ओके, सो अब हम देखते हैं न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट. मीन्स ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस था, अब ये कैसे डिस्प्लेस होगा, आगे की तरफ कैसे जाएगा, इस चीज को देखते हैं. सो गाइज न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी हमारी 3 स्टेजेस आती हैं बेसिकली. एक डिस्क प्रोट्रूजन होता है, डिस्क एक्सट्रूजन होता है, एंड सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ डिस्क होता है. ओके, सो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट का पहला पॉइंट, डिस्क प्रोट्रूजन. कि डिस्क प्रोट्रूजन का क्या मतलब होता है गाइस बेसिकली. तो यहाँ पर आप देखिए कि जब यहाँ पर डीजनरेशन हो चुका था एनुलस फाइब्रोसिस का, तो एनुलस फाइब्रोसिस के डीजनरेशन होने की वजह से अब जो डिस्क है वो हल्की सी बाहर की तरफ निकलने लगती है. ठीक,
अब ये जो डिस्क है जब ये बाहर निकलेगी, यहाँ पर तो देखिए डिस्क नॉर्मल है, तो ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट भी यहाँ पर नॉर्मल है। ये जो लाइन देख रहे हो ना आप ग्रीन वाली, तो यहाँ पर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट भी हमारा नॉर्मल है। लेकिन अब क्या होता है कि जब ये डिस्क हल्का सा बाहर की तरफ निकलती है एनुलस फाइब्रोसिस को ब्रेक करते हुए, तो क्या होता है कि ये डिस्क पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के ऊपर प्रेशर डालती है। तो ये वाला जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है हल्का सा फूल गया, हल्का सा बाहर की तरफ चला जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, बल्जिंग आ जाती है बेसिकली, जिस आपने सुना भी होगा डिस्क बल्ज। जब एमआरआई वगैरह देखते हैं लंबर स्पाइन की, सर्वाइकल स्पाइन की, तो काफी केसेस में ये बल्ज वर्ड जो है आपने देखा होगा अगर आप पेशेंट देखते हो तो बेसिकली यहाँ पर देखिए जो प्रोट्रूजन है इसमें क्या होता है, बेसिकली एक बल्ज हो जाता है। मीन्स जो हमारी न्यूक्लियस पल्पोसस का जो पार्ट है, न्यूक्लियस पल्पोसस का जो फ्रेगमेंट है वो एनुलस फाइब्रोसिस को हल्का सा ब्रेक करते हुए बाहर की तरफ जाता है, लेकिन जुड़ा हुआ रहता है। ओके, जुड़ा हुआ है अभी। और इसके साथ साथ क्या करता है कि ये जो हमारा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, जो हमारा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, इसको फुला देता है, इसको हल्का सा बाहर की तरफ उठा देता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिस्क बल्ज। ठीक है, और इस कंडीशन का जो नाम है वो बेसिक नेम ये है कि डिस्क प्रोट्रूजन। ओके, तो डिस्क प्रोट्रूजन में हमने क्या देखा कि जब डिस्क का न्यूक्लियस पल्पोसस का जो फ्रेगमेंट है वो हल्का सा बाहर की तरफ जाए और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के अंदर बल्ज क्रिएट कर दे, तो इसको हम डिस्क प्रोट्रूजन कहते हैं बेसिकली। अब हम बात करते हैं डिस्क एक्सट्रूजन की। यहां पर क्या था, बेसिकली जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट था उसको सिर्फ बल्ज क्रिएट किया था, लेकिन जो इसकी सेकंड स्टेज है, जो न्यूक्लियर डिस्प्लेसमेंट की सेकंड स्टेज होती है डिस्क एक्सट्रूजन, इसमें क्या होता है गाइज, जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस था ना वो बाहर की तरफ निकलता है और जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है उसके ऊपर बहुत हाई फोर्स से इंजरी करने लगता है। तो ये जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस का जो फ्रेगमेंट है ये हमारा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के अंदर घुसने लगता है, एक तरीके से उसके अंदर उसको पियर्स करने लगता है। लेकिन अभी भी ये जो फ्रेगमेंट है ये एनुलस फाइब्रोसिस के कांटेक्ट में है। एनुलस फाइब्रोसिस में इसको कह रहा हूं गाइस, ये वाला, ये एनुलस फाइब्रोसिस के अभी भी कांटेक्ट में है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जुड़ा हुआ है अभी भी एनुलस फाइब्रोसिस से। ठीक, तो गाइस इस कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस का फ्रेगमेंट है वो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट को ब्रेक करने की कोशिश करता है, मींस लेकिन अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, उसको जस्ट इंजरी स्टार्ट हो चुकी है इस कंडीशन में। तो ये बल्ज की अगली स्टेज है। बल्ज में क्या होता है कि जस्ट हल्का सा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है वो प्रोट्रूड भी हो रहा है और उसके साथ साथ अब उसके अंदर इंजरी भी हो रही है। तो इसमें बेसिकली ये पॉइंट है कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस का ये जो फ्रेगमेंट है ये बाहर की तरफ निकला है और इसने क्या किया है, जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है इसको इंजरी करना स्टार्ट कर दिया है और ये अब इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है बार बार, जिसकी वजह से जो हमारा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है वो और भी ज्यादा वीक होता जा रहा है। ओके, सो गाइस अब क्या होता है कि जब ये कंटिन्यूसली इस पर फोर्स लगाता रहता है और जो पेशेंट है उसको अभी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और वो मूवमेंट कर रहा है बार बार, तो क्या होता है कि जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो इसके फोर्स को झेल सके, तो अगली स्टेज के अंदर वो ब्रेक हो जाता है, जिस स्टेज को हम कहते हैं सिक्वेस्ट्रेटेड डिस्क। ओके, तो इसकी जो अगली स्टेज है वो ये है। इसमें क्या होता है, बेसिकली यहां पर देखोगे अगर आप ध्यान से, ये जो फ्रेगमेंट है ये एनुलस फाइब्रोसिस के कांटेक्ट में है, लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे कि यहां पर अब एनुलस फाइब्रोसिस कंप्लीटली ब्रेक हो चुका है, यहां पर एनुलस फाइब्रोसिस अब ब्रेक हो चुका है और इसके कांटेक्ट में ये फ्रेगमेंट नहीं है। ये फ्रेगमेंट पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट को तोड़कर भी बाहर जा चुका है। ओके, तो अब ये फ्रीली क्या करेगा, स्पाइनल कैनाल के अंदर मूव करेगा या फिर स्पाइनल कैनाल के अंदर जो रूट हैं उनको कंप्रेस करेगा। ठीक, जो हमारा बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड जा रही है वहां से उसको कंप्रेस करेगा या फिर कोई नर्व है उसको कंप्रेस करेगा, तो जिसकी वजह से सारे के सारे सिम्टम आते हैं जिसको हम सियाटिका कहते हैं बेसिकली। सो गाइस इसमें हमने अभी ये सी पॉइंट देखा, सिक्वेस्ट्रेटेड डिस्क। ओके, सो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस है ये हमारे रिपेयर की स्टेज है। मीन्स जो हमारा अब यहाँ पर सिक्वेस्ट्रेटेड डिस्क बाहर निकल गई या फिर मान लीजिए प्रोट्रूजन हुआ है, एक्सट्रूजन हुआ है या फिर हमारा सिक्वेस्ट्रेशन हुआ, इन तीनों ही स्टेज में से अगर कोई सी भी स्टेज है तो उसके बाद बेसिकली फाइब्रोसिस स्टार्ट होता है। सो फाइब्रोसिस जो स्टेज है ये रिपेयर की स्टेज होती है। इसमें क्या होता है गाइस, बेसिकली
जो हमारा जो न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर निकला है वो फाइब्रोसिस में जाता है, वो फ्लैट होता है। ओके, और उसी के साथ साथ क्या होता है कि जो एनुलस फाइब्रोसिस जो हमारा बचा हुआ था, यहाँ पर देखिए, ये वाला देखिए आप, ये जो एनुलस फाइब्रोसिस है, अब यहाँ पर क्या होता है, और जो हमारा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है, अब इन दोनों ही जगह पर क्या होता है गाइस, हमारा कैल्सिफिकेशन होने लगता है। कैल्सिफिकेशन की वजह से ये हमारा हील होने लगता है। ओके फ्रेंड्स, सो स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस में बस इतना ही समझना आपको कि जो बेसिकली स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस है ये हमारे रिपेयर की स्टेज होती है, और इसमें क्या होता है कि कैल्सिफिकेशन होने लगता है। जहां से हमारा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट स्ट्राइप हुआ था, जहां से टूटा था, वहां पर क्या होगा, कैल्सिफिकेशन होने लगेगा, और जिसकी वजह से हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, और गाइस स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस हमारा इस तरीके से कंप्लीट होता है। और हमारा इसमें हम एक पॉइंट ये भी देख सकते हैं कि स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस की वजह से क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर जो हमारा स्पाइन है इसकी मोबिलिटी कम हो जाती है जब यहाँ पर कैल्सिफिकेशन होने लगेगा। क्योंकि गाइस सिंपली समझिए आप, जब यहाँ पर हमारा नॉर्मल डिस्क थी तो वो मोबिलिटी दे रही थी। ओके, लेकिन अब जब यहाँ पर फाइब्रोसिस होने लगेगा तो इसकी वजह से एक तरीके से डिस्क का फ्यूजन टाइप होने लगेगा, तो यहाँ पर मोबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस अब हमारा फोर्थ पॉइंट है सेकेंडरी चेंजेस एसोसिएटेड विद पीआईवीडी, कि पीआईवीडी के साथ साथ क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी स्पाइन में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो चेंज है वो हमारा स्पाइनल कैनाल के अंदर आएगा, कि जो हमारी बेसिकली जो हमारा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है, तो इसके पीछे की तरफ हमारी स्पाइनल कैनाल होती है, जहाँ पर ये स्पाइनल कैनाल होती है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी ये स्पाइनल कैनाल है। तो स्पाइनल कैनाल की जो आउटर लेयर होती है जो बेसिकली वो हमारी थीका कहलाती हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर बेसिकली प्रेशर पड़ेगा, जो ये डिस्क हमारी प्रोट्रूड होती है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर ये हमारी स्पाइनल कैनाल बनाऊं तो इसके ऊपर इस तरीके से हमारा प्रेशर पड़ रहा है, तो इससे क्या होता है, बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड है या फिर जो हमारी स्पाइनल कैनाल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से रेफर्ड पेन कह सकते हो आप एक तरीके से, कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमारी शाटिक नर्व जा रही है उसकी जो रूट है वो कंप्रेस हो सकती है। तो बेसिकली अगर मैं रूट की बात करूं तो यहाँ पर देखिए आप, ये हमारी वर्टिब्रल बॉडी है। ओके, और इसमें कुछ इस तरीके से ये डायग्राम होता है हमारा स्पाइन का, स्पाइन उसका वर्टिब्रल कॉलम का। ठीक, यहाँ पर ये हमारा ट्रांसवर्स फोरामेन होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मकसद यह है समझाने का आपको कि जो डिस्क प्रोलैप्स की डायरेक्शन है वो पोस्टीरियर डायरेक्शन में होती है बेसिकली, लेकिन जो कॉमन है वो पोस्टेरो लेटरल डायरेक्शन में होती है। और मान के चलिए पोस्टीरियर डायरेक्शन इस तरीके से है, तो जो डिस्क की प्रोलैप्स होने की जो डायरेक्शन है वो पोस्टेरो लेटरल डायरेक्शन में होती है बेसिकली। पोस्टेरो लेटरल डायरेक्शन में यहाँ पर हमारी डिस्क रखी होती है ना इस तरीके से इसके ऊपर, तो वो जो डिस्क के प्रोलैप्स की डायरेक्शन है वो पोस्टेरो लेटरल डायरेक्शन में होती है। ठीक, अब पोस्टेरो लेटरल डायरेक्शन में अगर हो रही है तो इसमें दोनों ही बातें हैं। अगर वन साइड का डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, मीन जो डिस्क प्रोलैप्स हुई है वो एक डायरेक्शन में हुई है, मान लीजिए पोस्टेरो लेटरल डायरेक्शन में हुई है राइट साइड में, तो राइट साइड में अगर यहाँ पर कोई रूट आ रही है तो वो कंप्रेस हो सकती है। ठीक, अब एक ही साइड में अगर टू लेवल पर डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से देखिए, अगर एक ही साइड में ये हमारी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ठीक, यहाँ पर भी डिस्क प्रोलैप्स हो गया और इस लेवल पर भी डिस्क प्रोलैप्स हो गया, तो ये जो डिस्क प्रोलैप्स हुआ है इसकी वजह से यहाँ पर जो रूट थी वो भी कंप्रेस हो सकती है और यहाँ पर जो रूट थी वो भी कंप्रेस हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्क प्रोलैप्स है वो यूनिडायरेक्शन मींस यूनिलैटरल भी हो सकता है और बायलैटरल भी हो सकता है, जिसकी वजह से सिम्टम हमारे वरी करेंगे। तो एक साइड की दोनों रूट भी दब सकती हैं और एक साइड की एक रूट भी दब सकती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारा बेसिकली कि इंजरी किस लेवल पर हुई है और किस डायरेक्शन में हुई है। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस इसी के साथ साथ हमारा एक पॉइंट ये भी है कि ये जो डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, अगर ये डिस्क प्रोलैप्स काफी ज्यादा है और सडन इंजरी हुई है बहुत ज्यादा और क्वाडा इक्वाइना के लेवल पर है, तो क्वाडा इक्वाइना के ऊपर भी डीजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं, उसके ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बेसिकली क्वाडा इक्वाइना सिंड्रोम। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने देखा बेसिकली। और गाइस इसके साथ साथ अब हम ये देख लेते हैं कि जो कॉमनेस्ट पीआईवीडी है वो किस पॉइंट पर होता है बेसिकली। लंबर रीजन की अगर बात करूं तो C5 C4 सॉरी लंबर रीजन में तो एल आएगा ना हमारा, तो L5 L4 रीजन
कॉमन है, ओके, लंबर में, ठीक। और हमारा जो बेसिकली सर्वाइकल में हमारा C5 C6 पर बहुत ज़्यादा PIVD का केस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमने कॉमन पॉइंट देखे बेसिकली। और गाइस इसके साथ साथ हम बात करते हैं अब कि जो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट है उन पर क्या असर पड़ेगा इसका। तो गाइस उसको समझने के लिए आपके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। तो इसमें हम देखेंगे बेसिकली जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसमें क्या चेंजेस आता है PIVD की वजह से। सो बेसिकली इंटरवर्टिब्रल जॉइंट समझते हैं। बेसिकली कुछ फैसेट जॉइंट मैं आपके लिए बनाता हूँ यहाँ पर। ये हमारी एक डिस्क हुई, ये हमारी दूसरी डिस्क हुई, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये फैसेट जॉइंट कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारा स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए हमारा कुछ इस तरीके से ये फैसेट जॉइंट बना, ठीक है। तो इसको देखिए इस तरीके से बनाएंगे फैसेट जॉइंट। ये नॉर्मल कंडीशन में है फैसेट जॉइंट, जब डिस्क हमारी इंटैक्ट है। ये डिस्क हमारी इंटैक्ट है, ये डिस्क का स्ट्रक्चर है हमारा बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब PIVD के केस में क्या होता है कि डिस्क हमारी प्रोलैप्स हो जाती है, ये बाहर की तरफ निकल गया इसका स्ट्रक्चर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बेसिकली जो स्पेस है वो कम हो जाता है। ये जो हमारा जो दो डिस्क के बीच का स्पेस था वो अब कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा गाइस, ये जो जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट है इसके ऊपर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। मीन्स क्या होगा, बेसिकली इसका जो अलाइनमेंट है वो खराब हो जाएगा। ये वाला जो जॉइंट था ना, ये जो हमारा फैसेट जॉइंट था भाई, नीचे वाली वर्टिब्रा है और एक ऊपर वाली वर्टिब्रा है। तो इन दोनों के यहाँ पर जो स्पेस कम हुआ है, ये जो स्पेस कम हुआ है इसकी वजह से क्या होगा, इस जॉइंट का अलाइनमेंट खराब हो जाएगा। इस जॉइंट की जो कॉन्ग्रुइटी थी, कॉन्ग्रुइटी मीन्स अगर ये इतना कॉन्वेक्स है तो इसी के हिसाब से ये कॉनकेव है। लेकिन अगर मैं इनमें कुछ हल्का सा चेंजेस कर दूं, मान लीजिए इसको मैं ऐसे कर दूं, इस डायरेक्शन में घुमा दूं, तो इससे क्या होता है, इनकी कॉन्ग्रुइटी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से मोशन के दौरान इन पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है, ठीक। अब फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर अर्थराइटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जो हमारी इंटरवर्टिब्रल जॉइंट है इसमें हमारा बेसिकली PIVD की वजह से अर्थराइटिक चेंजेस आएंगे, ओके। और गाइज यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ आपको PIVD का, कि जो देखिए मान लीजिए इसी 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 डायग्राम में हम देखते हैं। सपोज ये हमारी L4 वर्टिब्रा है और ये हमारी L5 वर्टिब्रा है, ठीक। तो अब डिस्क प्रोलैप्स अगर इन दोनों के बीच में होता है तो जो रूट कंप्रेस होती है वो हमेशा L5 की होगी, ओके। इसका क्या रीजन है गाइस, बेसिकली जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है उसके हाफ से रिलेटेड है कुछ। उसमें क्या होता है, बेसिकली जो रूट है भाई, सपोज हम इसको एग्जांपल याद करने के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि जो L4 की रूट थी ना, सिंपल ऐसे समझिए, L4 की जो रूट थी, ये बस समझने के लिए गाइस, याद रखने के लिए, ओके। ये प्रॉपर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं बना पाऊंगा मैं यहाँ पर, बस आपको ये याद रहेगा इस डायग्राम की हेल्प से कि हमेशा अगर डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, सपोज कीजिए L4 और L5 के बीच में डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, तो जो रूट है वो L5 की कंप्रेस होगी, ठीक। तो कैसे कंप्रेस होगी वो याद रखना है आपको। मान लीजिए यहां से हमारी ये रूट निकली बेसिकली L4 की, L4 की जो रूट है वो यहां से निकल गई, ये जो रूट है वो L4 की है, ठीक है। तो ये तो रूट हो गई सेफ। अब जो हमारी L5 की रूट है वो यहां से निकलेगी। ये जस्ट समझने के लिए डायग्राम, ओके फ्रेंड्स। तो ये हमारी हो गई L5, ये हो गई L5। तो अब जब यहाँ पर डिस्क प्रोलैप्स होगी, अब ये जो यहाँ पर डिस्क प्रोलैप्स होगी वो L5 को अफेक्ट करेगी। ये जो डिस्क प्रोलैप्स हो रही है वो L5 को अफेक्ट कर रही है, ओके। मैं यहाँ पर फिर से कहूंगा कि ये जो डायग्राम है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि किस तरीके से L5 रूट कंप्रेस होगी, ओके। ये प्रॉपर एनाटॉमिकल डायग्राम नहीं है गाइस, ये बस आपको इतना याद रखना है कि अगर कभी भी मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आता है कि C3 और C4 लेवल पर रूट डिस्क प्रोलैप्स हुई है, तो रूट किसकी कंप्रेस होगी, C4 की। हमेशा ये याद रखना आपको, नीचे वाली जो वर्टिब्रा का नंबर है वो ही कंप्रेस होगा हमेशा। C4 C5 के बीच में कंप्रेशन हुआ है तो हमारा बेसिकली L5 पर L5 की जो रूट है वो कंप्रेस होगी। सो गाइज इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है PIVD का। सो गाइज यदि ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है, सो गाइज
कमेंट करके बताइए हमें, ठीक है। कमेंट में बताइए कि इस वीडियो में बेसिकली आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, या किस पॉइंट को जानकर आपको अंदर से इंसाइट आया, अच्छा फील हुआ, तो वो आप कमेंट में लिख सकते हो गाइस। और इसी के साथ साथ आप कमेंट में ये भी हमें बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।